नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। वहां 40 दिन बाद सरकार का विस्तार तो हुआ है, महकमे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। ये सवाल उठ रहा है कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा। अब माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद में देवेंद्र फडणवीस कहीं किनारे तो नहीं लग चुके हैं। ये बहुत अपने आप में अहम है क्योंकि 40 दिन बाद शपथ ली है मंत्रियों ने। 9 मंत्रालय दोनों खेमों के हिस्से में आए हैं, लेकिन किसको क्या मिला इस पे साफ नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि ये बहुत अहम है बीजेपी के लिए। जिस तरह से यहाँ पर सत्ता हासिल की उस पे सवाल खड़े हुए। 40 दिन बाद मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन किसको कौन सा विभाग मिला है। शाम के 6 बज गए हैं आज, कल ये हुआ, क्यों अब तक सामने नहीं आया। मुझे बताया जा रहा है अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं। अभिषेक, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर क्यों इतनी देरी? देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये है निधि की 40 दिन तो लग गए सरकार मंत्री बंटवारे में, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज हैं और इसको लेकर एक टसल है अंदर खाने महकमों को लेकर। और बीजेपी जिस तरीके से चाहती है कि उसके पास होम, फाइनेंस जैसे 2 बहुत महत्वपूर्ण विभाग हों, और उसके साथ साथ जो दूसरे विभाग हैं जैसे कि एनर्जी, ऊर्जा विभाग भी चाहती है, ऊर्जा और पावर दोनों चाहते हैं वो बीजेपी के लोग। तो मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो का बंटवारा है वो किस फॉर्मूले के तहत होगा वो तो दिल्ली में बार बार बैठकों में तय हुआ, लेकिन ये तय नहीं हो पाया है कि ये किस तरीके से बांटे जाएंगे। पहले संख्या को लेकर खींचतान थी जिसमें कहा जा रहा था कि बराबर के मंत्री पद नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप देखिए आपकी 9 मंत्री पद बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि बराबर के फॉर्मूले को दिल्ली ने मान लिया है, दिल्ली बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे पहले इस बात पे कहा जा रहा है कि बहुत अड़े शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बात को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे कि बराबर होना चाहिए। और अब जो हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जो पोर्टफोलियोज हैं उनको लेकर भी बहुत राह आसान नहीं है, क्योंकि जो शिंदे समूह के साथ आए हैं उनमें से बहुत सारे लोग मंत्री बनना चाहते हैं और अच्छे डिपार्टमेंट भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको जो बगावत है उसकी एक कीमत मिले। इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी का सरदर्द है बल्कि एकनाथ शिंदे का भी सरदर्द है ये। लेकिन जो मोटे तौर पर अभी दिखाई दे रहा है निधि, वो ये कि 2 बेहद अहम महत्वपूर्ण विभाग जो हैं, गृह मंत्रालय और राज्य का गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये दोनों बहुत प्रबल संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे। और अगर ऐसा होता है निधि, तो इसका मतलब ये होगा कि इस सरकार की पूरी कमान देवेंद्र फडणवीस के पास है और एकनाथ शिंदे जो है इस सरकार का ठीक है। अभिषेक, ये ठीक है कि वो पूरी कमान चाहते होंगे, लेकिन जो ये विलंब हुआ है, पहले तो 40 दिन बीत गए, उसके बाद मंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद बराबर के शपथ लेते हैं, उसके बाद अब बैठक भी कल शपथ लेते हैं और आज अब तक भी सामने नहीं आए, तो ये एक शर्मिंदगी की बात है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है, क्या एकनाथ शिंदे ये गुट सुन रहा है देवेंद्र फडणवीस की कि नहीं? जो विकल्प हैं वो बहुत कम हैं एकनाथ शिंदे समूह के पास। वापस जा नहीं सकते हैं सेना के पास, बहुत मुश्किल भरा काम होगा। जो कुछ बिहार में हुआ है उससे जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो बेहद उसका हौसला बढ़ा हुआ है थोड़ा सा पिछले 24 घंटे में। और दूसरी बात ये भी है कि विभागों का बंटवारा एक फॉर्मूले के तहत हो चुका है जिसके ऊपर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने सहमति जताई है, लेकिन वो पब्लिक करेंगे या जो बंटवारा देंगे उन बंटवारे में लोग साथ हैं कि नहीं। जो मंत्री बन गए हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हमारी बगावत की कीमत चाहिए, और वो बगावत की कीमत मलाईदार डिपार्टमेंट के तौर पर ही चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो एक तरीके से ये मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए ज्यादा है निधि, बजाय कि बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे समूह के बीच में जो बंटवारा है वो एक तरीके से हो चुका है कि एमएमआरडीए जैसा या जो अर्बन डेवलपमेंट जैसा मलाईदार डिपार्टमेंट है जो एकनाथ शिंदे पहले से संभाल रहे थे वो उनको दोबारा मिल जाएगा। वो ये महाराष्ट्र में बेहद अहम माना जाता है। मसला मलाई का है जी कि अभिषेक, मैं इसको अगर अलग तरीके से आपसे समझना चाहूं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की मुश्किल ज्यादा है
और देवेंद्र फडणवीस की कम है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अगर बीजेपी के हाथ से बिहार चला जाता है और महाराष्ट्र में बीजेपी को इस तरह की मुश्किल झेलनी पड़ रही है, तो अपने आप में ये देवेंद्र फडणवीस के लिए भी या केंद्र में जो बैठे बीजेपी के हैं शीर्ष नेता, उनके लिए भी चिंता की बात है और गंभीर चिंता की बात है। बिल्कुल गंभीर चिंता है, और वैसे भी ये सरकार बहुत मुश्किल से बनी है, इसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बगावत है जिस बगावत में के बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एकनाथ शिंदे जैसे वफादार अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर निकल जाएंगे और इतने सारे लोग उनके साथ आ भी जाएंगे। जो बचे हुए लोग हैं उनके भी एग्जिस्टेंस का सवाल था, उनके अस्तित्व का भी सवाल था। जो चिंता की बात शायद जो आप कह रही हैं वो बीजेपी के लिए इस वक्त में ज्यादा है कि वो अब एकनाथ शिंदे को बिहार हो जाने के बाद शायद अब वो उनको एक तरीके से एक्मोडेट करना या उनके लिए जगह बचा के रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में जो 2024 में जो गेम हो सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, महाराष्ट्र में वो उसकी पुनरावृत्ति कम से कम देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल देता है, 48 सीटें हैं यहाँ पे निधि, और यहाँ पर शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, बची हुई सीटों में एनसीपी के पास बमुश्किल एक या दो थे और बाकी के जो हैं वो बीजेपी के पास थी। आप देखिए कि इतना संख्या बल यहाँ पर है। बिहार का जो नुकसान है वो उसकी भरपाई जिन राज्यों से हो सकती है उनमें महाराष्ट्र एक है। तो और जो मंत्रिमंडल अभी बना है निधि, वो मंत्रिमंडल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा है, जिसमें कौन हमको जिता के ला सकता है, भले ही वो दागी हो, भले ही उसके ऊपर कितने भी इल्जाम खुद बीजेपी ने लगाए हो, जैसे कि संजय राठौर पर महिला की खुशी के मामले में मामला था जिसमें देवेंद्र फडणवीस खुद बोलते थे। अब ऐसे लोगों को भी मंत्री बना के लाना पड़ा है, ये बीजेपी की मजबूरी है। और अब अच्छे मंत्रिमंडल देना भी शायद उनकी मजबूरी हो जाए, खुद के बलिदान के लिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि वो खुद के बलिदान के लिए तैयार हैं, वैसा बलिदान शायद बीजेपी को अभी और देना होगा महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कि कौन सा मंत्रालय किसको मिले, ये फिलहाल इस पर कोई भी ठोस फैसला नहीं हो पाया महाराष्ट्र में। एक हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और अब करेंगे देश की बात पे बात बिहार की आगे। अलायंस का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बना सकते? सिटीजन ऑफ बिहार आप इतना ही अपेक्षा रख सकते हैं कि अब जो बनाया है कम से कम इस पर टिके। नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। मुंह छुपाने के लिए राजनीतिक दृष्टि से इनके पास कोई शब्द नहीं। बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई। अच्छे साथी को छोड़ दिया, अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का। लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो हमारा सवाल है। तो देश की बात पे बात अब बिहार की कर लेते हैं, जिसकी राजनीति ने देश की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सत्ता की बागडोर संभाल ली है। शपथ लेते ही नीतीश कुमार ने केंद्र की तरफ निगाहें साधने का संकेत दिया है। वे बोले जो 2014 में आए थे वे 2024 में ना आए, इसके लिए काम करना है। नीतीश कुमार के बयानों से बिखरे पड़े विपक्ष ने राहत की सांस ली है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वे सभी को साथ लाने का काम करेंगे। इस सब पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। बीजेपी ने उन्हें 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं और नीतीश आरजेडी को समाप्त करना चाहते हैं। ये कदम 30% अति पिछड़ों का अपमान है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने और उसके जवाब में लल्लन सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने क्या कहा है। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो हमारा सवाल है। प्रयास था क्या? विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो
राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे। आपका तो कुछ संबंध सब जगह है, मनीष को पता लगा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, इसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ। लेकिन ये सरकार हम लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंट नहीं बचा। एक एजेंट था जिसको नीतीश कुमार की पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहाँ उनका कोई एजेंट यहाँ बचा है जिससे वो प्रयास करता है। सरकार का स्वरूप जल्दी सामने आ जाएगा। 2 जो बड़े चेहरे हैं वो सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, अपने आप में आज जो दिन है एक तरह से बहुत चुनौतीपूर्ण दिन है बिहार के लिए भी, और एक नई सियासत का नया रुख मिला है आज देश की सियासत को। नीतीश कुमार का जो बयान आया है, केंद्र पर सीधे निशाने साध रहे हैं वो, उन्होंने बिहार की बात नहीं की। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो इस बार आरजेडी के साथ आए हैं, तो पिछले 2 महीनों के दौरान सरकार कैसे चलनी है, सरकार का कंपोजिशन क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी विस्तार से, विस्तृत रूप से सारी बातों को पर चर्चा करके उस पर एक निष्कर्ष पर ये दोनों पक्ष, जो सरकार के जो 2 प्रमुख घटक हैं, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव, सभी चीज़ों पर वो निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा। आज उन्होंने शपथ लिया है, अभी कैबिनेट हो रही है, तो उसमें जो विधानसभा में जिस दिन वो बहुमत साबित करेंगे उसके तिथि की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आखिर आप इसे कैसे देखते हैं। निश्चित रूप से जब तक वो बीजेपी के साथ थे तो उनकी भूमिका बिहार तक सीमित थी। बिहार में भी बीजेपी उनको हमेशा चैलेंज करते रहती थी और हमेशा इस बात का एहसास दिलाती थी कि आप छोटे भाई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए या भाजपा के खिलाफ पूरे देश में जो है प्रचार के लिए हो या कोई कैंपेन हो, उसमें उनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय होगी। इसके बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भाजपा के नेता भी मान रहे हैं कि आने वाले, अभी तक नीतीश हमारे सहयोगी थे, दोस्त थे, लेकिन जब नीतीश विरोधी होंगे तो निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर घूम घूम कर जो है हमारी पार्टी के खिलाफ उनका प्रचार होगा। लेकिन हाँ, साथ साथ नीतीश कुमार को मालूम है कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लोग, खासकर विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं, वो उतना जल्दी उनको स्वीकार नहीं करेगी। ये सब कुछ तय होगा कि 2024 का परिणाम क्या आता है, बिहार से कितने सांसद उनके पार्टी के चुनकर जाते हैं, और साथ ही साथ उनको जो भी चुनकर आता है, अगर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं पाती है तो जो विपक्ष का जो खेमा होगा उसमें उनके प्रति कितनी सहमति बन पाती है। इसलिए नीतीश कुमार जो कुछ भी अब कदम उठा रहे हैं या जो कुछ भी साउंड बाइट दे रहे हैं, उसमें वो काफी, आप देख सकती हैं कि काफी कॉशियस है। निधि जी, और दूसरा सवाल मैं तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहूंगी। तेजस्वी यादव ने कल भी जब राजभवन से बाहर आए थे, बहुत आक्रामक रुख था उनका बीजेपी के ऊपर। आज भी जब वो बोल रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सुशील कुमार मोदी ने उन पर आरोप लगाए हैं तेजस्वी पर, एक तरह से उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा है क्योंकि तेजस्वी उनको भविष्य नजर आ रहा है बिहार का। उन्होंने कहा है कि वो चार्जशीटेड हैं, नीतीश कुमार आरजेडी तोड़ना चाह रहे हैं। किस तरह से आप तेजस्वी यादव के आगे के कदमों को आंक रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको बताऊं कि अगर आज का जो सबसे महत्वपूर्ण साउंड बाइट है तो वो अभी जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी को तो कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन हाँ, आरजेडी के नेताओं के ऊपर काफी दबाव था कि आप नीतीश कुमार के साथ ना आएं। तो उन्होंने एक तरह से खुलासा किया है कि बीजेपी की तरफ से अंतिम समय तक ये दबाव में आरजेडी के शीर्ष नेताओं को के ऊपर डाला जा रहा था कि आप नीतीश कुमार के साथ ना जाएं। तो दूसरा पक्ष यह है कि तेजस्वी यादव के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं। इसका कारण यह है निधि कि जो बीजेपी कह रही है कि हमने नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश नहीं की, हमने अपनी सरकार बचाने की कोशिश नहीं की, उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी के लिए तेजस्वी यादव के घर गए, उसके 48 से 72 घंटे के अंदर लालू यादव के ऊपर और उनकी बेटियों के ऊपर में एक सीबीआई एक मामला दर्ज करती है, जो कि कंप्लेंट 5 साल पुराना था। उनके घर पर छापेमारी होती है और उस समय सबने कहा था कि ये
सब कुछ जो है, चूंकि नीतीश कुमार एक तरफ से आरजेडी की तरफ उनका झुकाव होता जा रहा है और उसी का खामियाजा लालू यादव और उनके परिवार को उठाना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि आज से 10 से 12 दिन पहले आपने देखा होगा कि लालू यादव के परिवार के सबसे करीबी भोला यादव, जो उनके सारे लीगल मैटर्स को देखते हैं, उनका हेल्थ का ख्याल रखते थे, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और ये माना जा रहा है कि ये सब कुछ उनके परिवार के ऊपर ये दबाव के लिए था कि आप नीतीश कुमार से किसी भी हालत में ना मिले। और ये बीजेपी का आप कह सकते हैं कि एक आत्मविश्वास था कि उनकी एजेंसियों का इतना दबाव होगा कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ नहीं आएंगे, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के तेवर इतने तल्ख हैं। अब तीसरी बात आपने कही कि सुशील मोदी ने जो तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया है उसमें कितना दम है। हाँ, ये बात सच है कि IRCTC स्कैम में वो चार्जशीटेड हैं, लेकिन इस IRCTC केस का जो पृष्ठभूमि है कि 2017 में ये जो केस हो रहा था तो सीबीआई में 2 धारा था। उस समय के सीबीआई के डायरेक्टर और उनकी जो लीगल एडवाइजरों की टीम थी, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ केस नहीं बनता है, लेकिन उस समय बीजेपी को एक नीतीश कुमार को आधार देना था कि वो उस अलायंस को तोड़ें और फिर वो बीजेपी के साथ आए, इसलिए उसमें तेजस्वी यादव का नाम, ये आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव का नाम डाला गया। और तेजस्वी यादव उस समय बार बार सीबीआई को चुनौती देते थे कि अगर आपको लगता है कि मैं आरोपी हूं, मैं दोषी हूं, आपके पास साक्ष्य है, तो आप मुझे जल्द से जल्द चार्जशीट करें, जिससे कि इस मामले का ट्रायल हो और ट्रायल में जो कुछ भी होगा वो राफ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि आज 5 साल बाद भी इस मामले का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं आया है, कोई आउटकम नहीं आया है। और लोग मानकर चल रहे हैं कि अब जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आए हैं तो हो सकता है कि इसके ट्रायल को एक्सपीडाइट किया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव के जो वकील हैं उनका कहना है कि साक्ष्य इतने कमजोर हैं क्योंकि उसी समय ईडी ने भी कुछ मामले उनके खिलाफ दायर किए थे और उन सभी मामलों में ईडी कोर्ट में हारी और सारी जो संपत्तियां ईडी ने जब्त की थी वो लालू और उनके परिवार को वापस हुआ। और ईडी उन मामलों में हाईकोर्ट में, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील भी दायर नहीं किया था। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारियां दी मनीष आपने और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, और देश की बात में आगे जिस तरह से नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स का मामला सामने आया था, वैसा ही एक मामला आया है वाराणसी में। एक रिपोर्ट दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की बात में खबर अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। नोएडा की तरह वाराणसी में भी एक अपार्टमेंट में एक कथित बीजेपी नेता द्वारा सोसाइटी की जमीन पर कब्जा कर अपना ऑफिस बनाने का मामला सामने आया है। ये वरुणा एनक्लेव है और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर ये आरोप लग रहे हैं। उनके खिलाफ वहां की महिलाओं ने आवाज उठाई है, जिसकी जांच अब वाराणसी विकास प्राधिकरण के साथ दूसरी एजेंसी भी कर रही है। वाराणसी के वरुणा एनक्लेव में रहने वाली इन 5 महिलाओं ने अपनी ही सोसाइटी के एक शख्स के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उनका आरोप है कि इस शख्स ने अपने कारोबारी इस्तेमाल के लिए सोसाइटी की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस पर सवाल खड़े करने पर इन्हें धमकाता भी है। आरोप के घेरे में वाराणसी बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष हैं। ये अखंड सिंह नाम से हैं, जो कि खुद को भाजपा के उपाध्यक्ष बताते हैं, जिला उपाध्यक्ष या समथिंग कुछ ऐसे हैं। नेता इनको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच होने के कारण ये अपनी दबंगई दिखाते हैं वहाँ सोसाइटी में और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना। देन अभी कुछ लोग जब तक इन्होंने काम स्टार्ट कराया था तो वहाँ पे सोसाइटी वाले को मिसगाइड करते रहे कि यहाँ पे बाउंड्री बनेगी जिससे हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो तमाम बातें इन्होंने किया। हम लोगों ने पूछा कि भाई ये किस तरह से बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बाउंड्री बन रही है, हमारा प्रेमाइसेस सेफ हो जाएगा। बाद में पता चला कि हम ही लोगों के पैसे का
इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उसको इन्होंने अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। ये पहले का नक्शा है जो कि यहाँ पे गार्ड रूम था जहाँ पे जमीन कब्जा किए हैं और यहाँ पे ये महिलाएं बताती हैं कि जिस जगह कब्जा किया गया है वहाँ पहले गेट लगा था, उसके बगल में गार्ड रूम भी था जो सड़क चौड़ीकरण में टूटा। तो उसके बाद बीजेपी के नेता ने सोसाइटी के लोगों से ही 20-20 हजार लेकर बाउंड्री बनाने की बात की और बाउंड्री बनाने के साथ उस जगह को कब्जा कर ऑफिस बना लिया। बीजेपी के सभासद भी कहते हैं कि यह नाजायज कब्जा है। हम लोग भाई बचपन से 10 साल से हम खुद पार्षद हैं भाजपा से। वहाँ पे गेट भी था, गार्ड रूम भी था और पार्क था। आज के डेट में वहाँ पे न गेट है न गार्ड रूम है और वहाँ पे ज़मीन उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो कि सीधे दिखाई देता है। आज वो हमसे मिले और मिलने के बाद वो बोल रहे हैं कि वो बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन में कहा भी जो मेरा ज़मीन है, मेरा जो करना है कर ले। वरुणा इनक्लेव में कुल 30 फ्लैट हैं, जिसमें 2 फ्लैटों के मालिक बीजेपी के नेता सत्य प्रकाश सिंह उर्फ अखंड प्रताप सिंह हैं। उनका कहना है कि वहां वो 25 साल से काबिज हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, लिहाजा अब वह जमीन उनकी है। उन 3 लोगों के साथ कुछ बाहरी लोग हैं जो वो लगे हुए हैं कि किसी न किसी ढंग से हमको बदनाम करें, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी पार्टी के पदाधिकारी में हूँ जिले में, तो हमको बदनाम करने की पूरी साजिश हो रही है। ज़मीन मेरी है, मैं आज करीब 25 साल से मैं उस ज़मीन पे हूँ। पहले मैं गाड़ी खड़ी करता था वहाँ, लेकिन जब चौड़ीकरण हुआ रोड की तो वो जगह मेरी थोड़ी चली गई, थोड़ी ही बची है। तो मैं पतरे का एक वो बना करके ऑफिस में वहाँ रहता हूँ और कोई ऐसा गतिविधि नहीं उस ऑफिस में होती है, केवल लोगों के जन सहयोग का काम होता है। मालिकाना हक में मैं 25 साल से वहाँ आबाद हूँ, आबादी की जगह हो, मैं 25 साल से आबाद हूँ। इस बीच वाराणसी विकास प्राधिकरण सक्रिय हुआ है। सोसाइटी के कॉर्नर पे एक लैंड है जिसपे कि अवैध रूप से कब्जा करके एक कमरा बनाया गया है कमर्शियल टाइप का, और ये शिकायत जून में तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्राधिकरण के पास आई थी, जिसके बाद प्राधिकरण की तरफ से जो हमारी प्रवर्तन टीम है मौके पे गई भी थी, पूरा जांच किया था, तो उसमें ये अवैध निर्माण के रूप में पाया गया था, जिसमें इसे नोटिस और डेमोलिशन ऑर्डर भी किया गया है। जो इस पर काबिज हैं वो कहते हैं कि ये आबादी की ज़मीन है और वर्षों से इनका इस पर कब्जा है, लिहाजा ये उनकी ज़मीन हो गई। इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या आबादी की ज़मीन पर जिसका वर्षों से कब्जा है वो उसकी हो सकती है, या ये नियम सत्ता के नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए है, या इस तरीके के अगर कोई नियम है तो कई समस्याएं नहीं खड़ी हो जाएंगी। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम नहीं, आप खुद सोचिए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रमुख तेजस्वी सूर्या से मिलने के लिए आए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मंदिर में ही तेजस्वी सूर्या से मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंच गए। इनमें से कुछ सूर्या के साथ मंदिर के गर्भगृह में चले गए। जो बाहर रह गए उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की। जब रोका गया तो उन्होंने सुरक्षा गार्डों और पुलिस वालों के साथ अभद्रता की और जबरन अंदर घुस गए। ये सब तब हुआ जब 22 अगस्त तक गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के आदेश जारी हो चुके थे। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ अन्य खबरें देश की बात में, बने रहिए हमारे साथ। तो देश की बात में अब बात हरियाणा की। हरियाणा के करनाल में एक डिपो संचालक बिना तिरंगा खरीदे राशन नहीं दे रहा था। खबर वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डिपो संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
राशन कार्ड धारकों को जबरदस्ती वो झंडे देने की शिकायत मिली थी। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। करनाल के दादूपुर गांव के साथ अटैच डिपो धारक राशन कार्ड धारकों को से जबरदस्ती झंडे उनको दे रहा था 20 रुपए में और विभाग और सरकार को बदनाम कर रहा था। उपायुक्त ने साफ किया कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पीडीएस सेंटर पर मिलने वाले तिरंगे केवल जनता की सुविधा के लिए हैं, ताकि जिन्हें झंडा लेना है उन्हें गांव में ही मिल सके और कहीं दूर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि झंडा लेने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता। स्वेच्छा से कोई भी यहां से तिरंगा ले सकता है। जितने झंडे 15 अगस्त के बाद बेचेंगे वो वापस हो जाएंगे। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि वो नकली खाद और बीज कीटनाशक बेचने वालों पर शिकंजा कसेगा, लेकिन सब दावे खोखले हो रहे हैं। अभी तक जो कीटनाशक दवाइयों के सैंपल लेते थे वो दुकान से सैंपल उठाते थे, वहाँ पंचनामा बनता था और फिर हमारे विभाग का ही कर्मचारी या अन्य साधनों से कोरियर से हम लैब में भेजते थे और उससे वो कई बार व्यापारी मैनेज कर लेता था, लेकिन अब कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। यहाँ से कोड नंबर डल के विभिन्न लेबों में जाएगा, न फर्म वाले को या दुकान वाले को पता लगेगा ये कहाँ गया, इस लेब में गया हमारा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प सुशासन, उसकी ओर एक बड़ा कदम है। सागर में चौका गांव के शीतल रजक के खेतों तक मंत्री जी का आश्वासन शायद नहीं पहुंचा। सोयाबीन के लिए कीटनाशक खरीदा, खेत में छिड़का तो फसल पूरी सूख गई। शीतल कहते रहे कि कीटनाशक नकली था। थाने गए, किसी ने नहीं सुना। परेशान होकर बंडा थाने में खुद को ही आग लगा ली। पच्चीस % से ज्यादा झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कछु को कार्रवाई करी नहीं है। आज हम फिर सवेरे खेत देखने गए तो पूरा सोयाबीन आज पूरा फिर होगा सूख गया है। अच्छा। फिर जगह घबरा गए, फिर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा और हमारे पीछे जे थाने में आगे आन के गाड़ी पे से उतार के और पुलिस वालों के सामने कह के तुमने कछु नहीं करी, अब हम अपने जान खो दे रहे, मोड़ी मोड़ा तुम्हारे भरोसे हैं। इतनी कह के बस उन्होंने कछु नहीं कही, अब तक भी कछु कार्रवाई नहीं करी जाए। तो क्या उन्हें आग लगा ली? तो उन्हें आग लगा ली उनके सामने, जब उन्हें रोका ही नहीं है। जांच में पाया गया कि ये शंकर बीज भंडार जो है लाइसेंसी विक्रेता है। कृषि विभाग को पूरे प्रकरण में जो है जांच करने के लिए लिखा गया था और कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार किया हुआ है और डीडीए से एक रिपोर्ट उसमें आ रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें अग्रिम फैसला होगा कि इसमें क्या प्रकरण होगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके सीहोर के किसान हैं। मंडी में ही लहसुन जला रहे हैं। कहते हैं लागत 2500 प्रति क्विंटल है। मंडी में 300 से 600 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। किसान पुत्र विधायक एक भी नहीं मध्य प्रदेश में, किसान पुत्र सांसद एक भी मध्य प्रदेश में नहीं है जो किसान की बात नहीं करते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। हमारी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप निर्यात चालू किया जाए और लहसुन प्याज का भाव हमें सही तरीके से मिला जाए। प्याज का भाव कम से कम 3000 रुपए क्विंटल हो और लहसुन का भाव कम से कम 5000 रुपए क्विंटल हो। मध्य प्रदेश के लिए विपक्ष कह रहा है इन सारे मामलों की जड़ है कृषि विभाग में भ्रष्टाचार। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को अमानक खाद, बीज और दवाई बिक्री हो रही है, खुलेआम बिक्री हो रही है। सरकार की क्या जो संरक्षण है उसके तहत बिक्री हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री जो थे पहले जोर जोर से चिल्लाते थे, चीखते थे और ये कहते थे कि मैं जो अमानक बेचने वाला उस पर रासुका लगा दूं। जो माफिया है वो पूरा कृषि विभाग चला रहे हैं। कृषि मंत्री हैं, एमआरपी पे फसल बिकाने की बात कर रहे हैं
उनसे एमआरपी पर यूरिया नहीं बिक पा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सिंगल सुपर फास्फेट 3% का बिक रहा है। पूरी जगह जो सैंपलिंग हो रही है वो मास्टर सैंपल बदले जा रहे हैं। अकेले सीहोर नहीं, अच्छी उपज होने के बावजूद राज्य के किसानों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। मंडियों में लहसुन और प्याज का रेट लागत मूल्य से भी कम मिल रहा है। देवास में नाराज किसानों ने विरोध स्वरूप लहसुन और प्याज की शव यात्रा निकाल दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन किसान अमानक खाद, बीज और कीटनाशक के चक्र से आजाद नहीं हुए हैं। सरकार भी सिर्फ गाल बजा रही है। मीडिया को किसान तभी दिखाई देते हैं जब वो दिल्ली में जाकर अपनी परेशानी बताते हैं, नहीं तो कीमतों के अलावा उनकी असली लड़ाई अमानक खाद, बीज से ही है, जिसे भ्रष्टाचार का दीमक चट कर रहा है और किसानों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आज दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। बताया गया राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे और तब ये वाकया हुआ। वे गिर पड़े, उन्हें 2 बार CPR दिया गया है। उनके स्वास्थ्य पर नजर बनी हुई है। यार आज मेरे साथ अजब हो गई, मतलब कॉमेडी हो गई। एक मेरे पास फोन आया, मुझसे लगा कि और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।